हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने किसके बारे में पढ़ा था? लास्ट लेक्चर में हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में देखा था। उसकी क्या क्या कंडीशंस होती है किसी भी मेटल के फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो करने की, वो हमने देखी थी। ठीक है, इसके अलावा हमने स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में भी पढ़ा था और उसके बाद हमने इंटेंसिटी और फोटो करंट के भी बारे में देखा था। और हमने लास्ट में ये देखा था कि काइनेटिक एनर्जी, स्टॉपिंग पोटेंशियल और फोटो करंट, ये तीनों आपके इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं या नहीं है। ठीक है, ये सब हमने लास्ट क्लास में देख लिया था। तो आज हम स्टार्ट करते हैं, एक छोटा सा टॉपिक है दैट इज़ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। वैसे इसका मेजर पोर्शन आप फिजिक्स में पढ़ते हो, ठीक है ना, पर क्योंकि अपने यहाँ केमिस्ट्री में नाम दिया हुआ है तो हम इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो हम स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है, देखिए ब्लैक बॉडी रेडिएशन होता क्या है। पहले तो आपको ये समझना है कि ब्लैक बॉडी क्या है। देखिए, अगर हम ब्लैक बॉडी की बात करें तो एक ऐसी बॉडी या एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो अपने ऊपर गिरने वाली, मतलब उसके ऊपर इंसिडेंट होने वाली हर एक वेवलेंथ को, या फिर यूं कहें कि हर एक रेडिएशन को एब्जॉर्व कर लेता है। ठीक है, हर एक लाइट को एब्जॉर्व कर लेता है और उसका आउटपुट कुछ नहीं होता है। ठीक है, इसलिए हम उसे क्या बोलते हैं, ब्लैक बॉडी बोलते हैं। ठीक है ना, जैसे आपका ब्लैक होल होता है। ब्लैक होल क्या है, एक परफेक्ट एग्जांपल है आपके ब्लैक बॉडी रेडिएशन का, जिसके ऊपर लाइट गिरती है लेकिन वापस नहीं आती, इसलिए वो हमें बिल्कुल ब्लैक दिखाई देता है। ठीक है, तो अगर हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन की बात करें तो इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि इट्स एन ऑब्जेक्ट, और वी कैन से, और इसका जो इफेक्ट होता है टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे अगर हम नॉर्मल टेम्परेचर की बात करें तो देखिए, एक कोई भी आपका ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, ये क्या करता है, सर्टेन वेवलेंथ को एब्जॉर्व करता है। ठीक है, किसी भी टेम्परेचर पे, टी पे। ठीक है, और अपने टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए क्या करता है, कुछ वेवलेंथ इमिट करता है दोबारा, और यही जो इमिट वेव्स होती है, रेज होती है, यही हमें दिखाई देती है। इसी के जरिए हमें इस ऑब्जेक्ट का कलर दिखाई देता है। ठीक है, तो अब होता क्या है, जैसे जैसे आप, हो सकता है ये जो रीजन हो आपको हमें दिखाई दे या नहीं दे। मान लो ये इंफ्रारेड रीजन में है आपकी रेज, तो हमें दिखाई नहीं देगी। क्यों? क्योंकि हमारी जो आंखें हैं वो इस तरह के रेज को मेजर करने के लिए, मतलब देखने के लिए नहीं बनी हुई है। ठीक है ना, तो हम इन्हें नहीं देख सकते हैं, सेंस नहीं कर सकते हैं ऐसी रेज को। हम केवल विजिबल रेज को ही देख सकते हैं। ठीक है ना, तो क्या होता है, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, क्या होता है, ये आपकी जो वेवलेंथ होती है वो शॉर्टर वेवलेंथ होती जाती है। उसकी जो लेमडा होती है वेवलेंथ, वो क्या होती जाती है, कम होती जाती है। जैसे आप एक आयरन रोड को गर्म करो तो क्या होगा, सबसे पहले उसका कलर रेड होगा, फिर क्या होगा, और ज़्यादा हीट करोगे तो फिर ब्लू कलर, और उसके बाद क्या हो जाता है, वाइट कलर का हो जाएगा। मतलब आपका जो रेस है वो किस तरफ जा रही है, आपकी शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ जाती जा रही है। ठीक है ना, तो टेम्परेचर के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। ठीक है ना, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड रहती है आपकी, ठीक है, इंटेंसिटी। अब अगर हम बात करें ब्लैक बॉडी रेडिएशन की, तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है, देखिए, एनी ऑब्जेक्ट, अगर हम इसके बारे में बात करें तो कह सकते हैं एनी ऑब्जेक्ट विच एब्जॉर्ब all the light which incident on it, कोई भी आपका ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर लाइट जब इंसिडेंट होती है तो वो क्या करता है, पूरी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, जैसे वैसे एज सच आपका कोई ब्लैक बॉडी रेडिएशन का एग्जांपल नहीं होता है परफेक्ट, बट फिर भी अगर हम बात करें तो ये आपका, सपोज कीजिए आपका एक क्यूब है। ठीक है, ये आपका क्यूब है, इस क्यूब को हमने क्या किया, अंदर से ब्लैक कलर से पेंट कर दिया। ठीक है, अब इसके ऊपर एक छोटा सा छेद कर दिया। ठीक है, आपने यहाँ से क्या किया, रेस पास की। ठीक है, अब ये रेस जो जाएगी आपकी, ये अंदर से जाके कहीं ना कहीं से टकराती हुई इसी के अंदर घूमती रहेगी। इसके बाहर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, बिल्कुल कम है। इसका मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है ये एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी की तरह आपके लिए वर्क करेगा। इसमें से जा तो रही रेस बट वापस आ नहीं रही। तो इस प्रकार के जो ऑब्जेक्ट होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, ब्लैक बॉडी। ठीक है, और ये आपके टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करते हैं। ठीक है, जैसे
अगर हम ग्राफ प्लॉट करें आपकी इंटेंसिटी और वेवलेंथ के ऊपर, ठीक है ना, तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे, जैसे सपोज करो पहले आपका रेड कलर था, फिर क्या हो जाएगा, वेवलेंथ कम होती जाएगी, फिर ये ग्रीन की तरफ जाएगा या फिर आपकी ब्लू की तरफ जाएगा, फिर जाएगा आपकी ये वाइट की तरफ, ठीक है। तो जैसे आप टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पे आपने इंटेंसिटी और लेमडा में कर्व ड्रॉ किया तो ये आपका इस टाइप का आएगा, उसके बाद इस टाइप का। जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते जाओगे क्या होता जाएगा, जो आपका ग्राफ है वो शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ मूव होता जाएगा। ये आपका टेम्परेचर है आपका 1000 केल्विन, ठीक है। यहाँ पे आपने टेम्परेचर किया 2000 केल्विन, यहाँ पे आपने टेम्परेचर किया 3000 केल्विन, ठीक है। जैसे जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते जाओगे आपका ग्राफ है शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ मूव होता जाएगा। यहाँ पे हो सकता है आपका कलर रेड हो, यहाँ पे ग्रीन हो, यहाँ पे आपका ब्लू हो, ठीक है। देखिए जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते जाओगे आपकी जो वेवलेंथ है, जो आपकी रेडिएशन है, वो आपकी शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ चल जाती जाएगी। मतलब जो आपका ऑब्जेक्ट होगा वो जो रेडिएशन इमिट करेगा वो आपकी शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ जाती जाएगी, ठीक है ना। ये आपका ग्राफ होता है जो आपको टेम्परेचर से रिलेट करना होता है, ठीक है ना। तो ये एक आपका छोटा सा इंट्रोडक्शन ही है ब्लैक बॉडी का, क्योंकि इसका मेजर पोर्शन जो होता है आप फिजिक्स में कवर करते हो, बट क्योंकि आपके चैप्टर में दिया हुआ है तो आपको इसका मतलब पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसे आप नोट कीजिए। फिर हम पढ़ते हैं बोर्स एटॉमिक मॉडल, जो क्या है इस चैप्टर की बैकबोन है, ठीक है। और आगे का जो पूरा चैप्टर है केवल उसी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो एक बार आप इसे नोट कीजिए, फिर हम पढ़ते हैं बोर्स एटॉमिक मॉडल, ठीक है। ओके, तो आई होप ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, ठीक है। देखिए अब हम पढ़ते हैं हमारा इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है आपका बोर्स एटॉमिक मॉडल, ठीक है। बोर एटॉमिक मॉडल, बोर्स एटॉमिक मॉडल। देखिए क्या कहता है आपका बोर्स एटॉमिक मॉडल, ठीक है। आपका सबसे पहले थॉमसन का मॉडल आया, वो क्लोज हो गया, ठीक है, ड्रॉबैक आ गए। रदरफोर्ड का मॉडल आया, उसमें भी ड्रॉबैक आ गया। अब थर्ड जो आया बोर भाई साहब आए, ठीक है, उन्होंने अपना एक अलग ही मॉडल दिया, ठीक है। इसके कुछ पोस्टुलेट्स होते हैं, मतलब उसने क्या क्या पॉइंट दिए अपने मॉडल में, वो हम देखेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम उससे रिलेटेड क्या क्या कैलकुलेशन है वो हम देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके जो पॉइंट्स हैं इस मॉडल के वो देख लेते हैं। तो आप सबसे फर्स्ट थिंग आपको ये पता होनी चाहिए कि ये जो बोर का मॉडल होता है ये केवल और केवल हाइड्रोजन या फिर हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज, मतलब ऐसा एलिमेंट जो आपका एटम है जिसमें केवल और केवल एक ही इलेक्ट्रॉन हो, केवल उसी के लिए ये अप्लाई होता है, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं दिस मॉडल is only applicable to hydrogen like species or single electron species, मतलब उन एटम्स के पास जिसमें केवल और केवल आपका एक इलेक्ट्रॉन हो। जैसे आप अगर एग्जांपल देखो तो एक तो हाइड्रोजन है ही, He+, हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक उसने रिलीज कर दिया, कितने बचे 1 इलेक्ट्रॉन। Li2+, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं लिथियम के पास, 2 इलेक्ट्रॉन उसने लूज कर दिए, एक ही इलेक्ट्रॉन बचा। बेरिलियम 3+, ठीक है ना। तो किसी भी स्पीसीज के लिए एप्लीकेबल हो सकता है, बट उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं कहूँ सिंगल बेरिलियम या सिंगल लिथियम, इनके लिए एप्लीकेबल होगा तो नहीं होगा। सिंगल हीलियम इसके लिए एप्लीकेबल होगा, नहीं होगा। He+ एप्लीकेबल होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ओके। देखिए
पहला तो पॉइंट ये हो गया, ठीक है। इसके बाद इसने बोला कि आपका जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ठीक है ना, वो एक क्लोज सर्किट में जो आपका सर्कुलर पाथ है उसमें मूव कर रहा है, जिसे हम कहते हैं ऑर्बिट। क्या कहते हैं हम? ऑर्बिट, ठीक है। तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन रोटेट्स अराउंड न्यूक्लियस in a stationary path called orbits। उसने क्या नाम दिया? इलेक्ट्रॉन जो आपके न्यूक्लियस के चारों तरफ रोटेट करता है वो एक स्टेशनरी पाथ पे रोटेट करता है, सर्कुलर पाथ पे, जिसे उसने नाम दिया ऑर्बिट, या इसे हम शेल भी बोलते हैं, शेल, ठीक है। ये उसका क्या था? आपका पोस्टुलेट था, आपका सेकंड, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो एटम होता है वो न्यूट्रल होता है, ठीक है, इसने भी एक पोस्टुलेट दिया कि आपके जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उतने ही आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन भी अवेलेबल होते हैं आपके एक एटम में, इसलिए आपका जो ये होता है एटम, वो क्या होता है? आपका न्यूट्रल, ठीक है। वो भी इसका एक पोस्टुलेट्स था जो आप ध्यान रख सकते हो, ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें, जैसे ये आपका इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा है, ठीक है। इसको सर्कुलर पाथ में रोटेट करने के लिए एंगुलर मोमेंटम लगता है, ठीक है ना। क्या लगता है? एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। या हम कह सकते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, कुछ ना कुछ फोर्स इसको चाहिए होगा। मान लो यहाँ से डिस्टेंस है आपकी ई, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। तो इसको इलेक्ट्रॉन को सर्कुलर पाथ में रोटेट करने के लिए जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की ज़रूरत पड़ती है वो फोर्स आपका न्यूक्लियस सप्लाई करता है। कौन सप्लाई करता है? न्यूक्लियस। मतलब जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है वो किसके इक्वल होता है? न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसके इक्वल होता है, ठीक है ना। मैं लैंग्वेज फॉर्म में आपको लिखाता हूँ, ठीक है। देखिए, द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स for an rotating electron will be provided by nucleus or will be equal to the force of attraction between nucleus and electron। इस इलेक्ट्रॉन को रोटेट होने के लिए कुछ ना कुछ फोर्स की जरूरत पड़ेगी, उस फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। तो वो फोर्स सप्लाई कौन करेगा? वो फोर्स सप्लाई करेगा आपका न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस पे मान लो इसका एटॉमिक नंबर है आपका, या एटॉमिक मास जेड है, ठीक है। एटॉमिक नंबर जेड है, तो उसमें एक में आपका इलेक्ट्रॉन 1 होता है। जैसे हाइड्रोजन का जेड होता है 1, तो उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है। हीलियम में का जेड है 2, तो आपके उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। कोई स्पीसीज है जिसका एटॉमिक नंबर है जेड, तो उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे जेड इंटू ई, ठीक है, जेड ई, और ये आपका इलेक्ट्रॉन है ई, ठीक है। तो ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो सप्लाई किया जाता है इस इलेक्ट्रॉन को, वो इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसके इक्वल होता है। और इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो होता है आपका जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है ना। और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है वो होता है आपका एम वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर, ये होता है आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है ना। और जो आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो होता है आपका के जेड ई इंटू ई डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। ये दोनों जो फॉर्मूले हैं आप फिजिक्स में पढ़ोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है आपका एम वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर। यहाँ एम क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। मान लो ये वी वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है और सेंटर से इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है? आर। तो आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है एम वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर, ठीक है। उसके अलावा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन,
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लगता है, इसका फॉर्मूला होता है के Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ठीक है। के एक कांस्टेंट होता है आपका, ठीक है। Q1 होता है चार्ज, यहाँ पे चार्ज कितना है Z इंटू ई। Q2 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, तो जेड ई इंटू ई। के Q1 इंटू क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर, मतलब जो आपकी रेडियस है वो, ठीक है ना। तो ये दोनों आपके इक्वल होते हैं, यहाँ पे हमने दोनों को इक्वल किया है, ठीक है ना। ये जो पॉइंट है, ये जो फॉर्मूला है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट है ये कि जो घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन है उसको जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सप्लाई हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, आपके न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसकी वजह से। तो वहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं एम वी स्क्वायर अपॉन आर इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, क्या लिख सकते हैं हम इसको, के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। ये उसके थर्ड पॉइंट था, ठीक है। इन पॉइंट को आप नोट कीजिए, फिर हम इसके कुछ और जो आपके पॉइंट हैं वो पढ़ते हैं, ठीक है ना। एक बार आप इसे नोट कीजिए। ओके, देखिए अब हम इसके कुछ और जो पोस्टुलेट्स हैं, पॉइंट है, वो हम पढ़ते हैं एक एक करके, ठीक है ना। देखिए इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि आपका जो ये इलेक्ट्रॉन है जो न्यूक्लियस के चारों तरफ रोटेट कर रहा है, ठीक है ना, इसके चारों तरफ इन्फानाइट ऑर्बिट्स होते हैं। मतलब ये जो न्यूक्लियस है इसके चारों तरफ 1 2 3 4 इस टाइप के आपके इन्फानाइट ऑर्बिट्स होते हैं। क्या होते हैं, इन्फानाइट ऑर्बिट्स होते हैं, ठीक है ना। लेकिन आपका इलेक्ट्रॉन, जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो केवल उन्हीं इलेक्ट्रॉन में मिलेगा या उन्हीं ऑर्बिट के अंदर मिलेगा जिसमें उसका एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो NH/2π के इक्वल होता है, ठीक है ना। टर्म समझ में नहीं आया होगी, मैं यहाँ लिखता हूँ फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है ना। तो देखिए हम क्या कह सकते हैं, देयर आर इन्फाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, देयर आर इनफाइनाइट number of orbits around a nucleus, but an electron will only be present in those orbits in which its angular momentum is equal to NH/2π, ठीक है। NH/2π ऐसे लिख लीजिए आप, NH/2π, ठीक है। तो देखिए इसका मतलब क्या है टर्म का, इसका मतलब ये है कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इन्फाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिट्स है, इलेक्ट्रॉन कहीं भी घूम सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है, इलेक्ट्रॉन आपके केवल और केवल उसी ऑर्बिट में मूव करेगा जहां पे उसका एंगुलर मोमेंटम, जो एंगुलर मोमेंटम होता है इसकी वैल्यू होती है MVR। क्या होती है, MVR, ठीक है ना। जैसे इलेक्ट्रॉन जो रोटेट कर रहा है, यहाँ M क्या है इलेक्ट्रॉन का मास, V क्या है उसकी वेलोसिटी, और R है उसकी रेडियस, मतलब न्यूक्लियस से उस इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंस, ठीक है। उसका जो एंगुलर मोमेंटम होता है, ये फॉर्मूला है, आपको याद रखना है, ठीक है ना। ऑल्दो ये आप फिजिक्स में पढ़ लोगे, ठीक है ना, लेकिन अभी क्या स्टार्टिंग का चैप्टर है तो हो सकता है आपने फिजिक्स में नहीं पढ़ा हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको याद रख लेना है, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है आपका MVR, किसके इक्वल होगा, आपके NH/2π के। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, बिल्कुल इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। MVR इक्वल टू NH/2π, मतलब इस वही जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो केवल उसी ऑर्बिट में मूव करेगा जहां पे उसका जो एंगुलर मोमेंटम हो वो NH/2π के इक्वल हो। यहाँ पे N क्या है, N है आपका नंबर ऑफ शेल या नंबर ऑफ ऑर्बिट। जैसे ये आपका N इक्वल टू 1, ये N इक्वल टू 2, N इक्वल टू 3, N इक्वल टू 4, इसको हम शेल भी बोल सकते हैं, जैसे K L M N, इस तरह ये सोन चलते रहेंगे, ठीक है। N हुआ आपका नंबर ऑफ शेल,
एच आपका प्लांक कांस्टेंट है इसी, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है, जिसमें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि यहाँ पे एन की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, एन की वैल्यू हो सकती है आपके कुछ भी 1 से लेके इन्फानाइट के बीच में, 1 to लेके इन्फानाइट के बीच में हो सकती है आपकी इसकी वैल्यू। इन दोनों के बीच में जैसे 1 और 2 वो नहीं चलेगा, 1.5 एन की वैल्यू 1.5 नहीं होगी, या तो 1 होगी या 2 होगी, या तो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में रहेगा या फिर सेकंड में रहेगा, उनके बीच में नहीं रहेगा, ठीक है ना। ये आपका था 4th पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या कहता है कि जब भी आपका इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट्स में रोटेट करता है, ठीक है ना, तो ना तो वो एनर्जी को गेन करता है और ना ही एनर्जी को लूज करता है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। 4th पॉइंट क्या है, whenever an electron rotates in orbits it will neither lose energy or we can say nor gain energy, ना तो वो एनर्जी को लूज करता है और ना ही एनर्जी को लॉस करता है, ठीक है ना, ना तो गेन करेगा और ना ही लॉस करेगा, ठीक है। एनर्जी का जो ट्रांजिशन होगा वो कब होगा, वो अपना नेक्स्ट पॉइंट है कि जब आपका इलेक्ट्रॉन एक सेल से दूसरे सेल में जाएगा तभी उसमें एनर्जी में डिफरेंस आएगा, ठीक है ना, तभी या तो वो एनर्जी को लूज करेगा या फिर गेन करेगा, वो हम नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ते हैं, एक बार आप इसे नोट कर लीजिए। ओके, देखिए अब हम इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि एक इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन या एनर्जी लूज तभी करेगा जब वो आपके या तो शेल में ऊपर से नीचे जाएगा या फिर नीचे से ऊपर जाएगा, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है आपका, एन इलेक्ट्रॉन, जो आपका 6 पॉइंट है आई थिंक, जैसे आपके शेल्स हम देखें, ये मान लो n इक्वल टू 1 है, ये आपका n इक्वल टू 2 सेकेंड शेल, ये आपका n इक्वल टू 3 थर्ड शेल, ये आपका n इक्वल टू 4 फोर्थ शेल है। जब आपका इलेक्ट्रॉन कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी को लेके, ठीक है, जैसे इसके ऊपर कुछ फोटोन गिरा, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एनर्जी को गेन करेगा, एनर्जी को गेन करके मान लो सपोज करो ये पहुंच गया 4th शेल पे, ठीक है, कहाँ पे पहुंच गया 4th शेल पे, तो इसको लोअर शेल से अपर शेल पे जाने के लिए एनर्जी को क्या करना पड़ता है, एब्जॉर्ब करना पड़ता है। तो एनर्जी जो एब्जॉर्ब होगी वो कितनी होगी, वो होगी इन दोनों शेल के एनर्जी गैप के बीच में, जो एनर्जी गैप है आपका उसके इक्वल होगी आपकी एनर्जी, ठीक है। तो डेल्टा ई, अगर हम एनर्जी गैप की बात करें तो वो होगी आपकी E4 माइनस E2, ठीक है। इसके इक्वल आपको एनर्जी इस फोटोन से मिलेगी और यहाँ से ये 4th शेल में आपका चला जाएगा, ठीक है। ये होगी एनर्जी एब्जॉर्ब, यहाँ पे क्या होगी आपकी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, ठीक है। अब एनर्जी को एब्जॉर्ब करके क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन जब दोबारा मान लो सपोज करो 4th से सेकंड शेल पे आया, 4th से सेकंड शेल पे आ रहा है, ये आपकी ग्राउंड स्टेट होती है, ये आपकी जो अपर स्टेट होती है उनको बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट, ठीक है ना, ये होती है आपकी ग्राउंड स्टेट, ठीक है, इसको हम बोलेंगे एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। ये आपकी होगी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये आपकी होगी सेकंड एक्साइटेड स्टेट, ठीक है, ये आपकी होगी थर्ड एक्साइटेड स्टेट, EXCI एक्साइटेड स्टेट, ठीक है, ये आपकी ग्राउंड स्टेट, ठीक है। तो मान लो सपोज करो जो इलेक्ट्रॉन है वो 4 से आया वापस दोबारा सेकंड पे, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कभी भी एक्साइटेड स्टेट में रहता नहीं है, ठीक है, वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करके हायर स्टेट पे चला जाता है, ठीक है, बट वो दोबारा एनर्जी को एमिट करके वापस क्या होता है, हायर शेल से वापस अपने लोअर स्टेट पे आता ही है वो, ठीक है ना, ताकि अपनी उसकी स्टेबिलिटी को बरकरार रहे, ठीक है। तो मान लो 4th से आया आपके सेकंड पे, तो यहाँ पे इस टाइम में क्या करेगा, एनर्जी को रिलीज करेगा, एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा मतलब आपका कोई ना कोई फोटोन एमिट करेगा, उस फोटोन की क्या होगी, कुछ ना कुछ वेवलेंथ होगी। अगर वो वेवलेंथ आपके विजिबल रेंज में है
मतलब 4000 एंगस्ट्रॉम से 7500 एंगस्ट्रॉम के बीच में है तो आपको कलर शो होगा, अदरवाइज आपको कलर शो नहीं होगा। ठीक है, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी, वो किसके बराबर होगी, आपकी एनर्जी गैप के फोर्थ और सेकंड के बीच में, तो E2 माइनस E4 इसके बराबर वो एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा। ठीक है, तो यही आपका 6 पॉइंट है कि जब वो स्टेशनरी ऑर्बिट में रोटेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तब वो ना तो एनर्जी को गेन करता है ना ही लूज करता है। वो एनर्जी को, इलेक्ट्रॉन आपकी एनर्जी को गेन या लॉस कब करेगा, जब वो आपके लोअर एनर्जी शेल से हायर एनर्जी शेल पे जाएगा या फिर हायर एनर्जी शेल से लोअर एनर्जी शेल पे आएगा, तभी उसकी एनर्जी में चेंजेज आएंगे, या तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी या फिर एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, इसका 6 पॉइंट है। इसको आप चाहो तो थ्योरी की फॉर्म में भी लिख सकते हो। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है कि whenever इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम फोटोन it get excited and reaches to higher level, वो क्या करता है, हायर लेवल पे पहुंच जाता है। ये आपके लोअर लेवल, ये आपका हायर लेवल। ठीक है, इट एंड रीचेज टू हायर लेवल एंड when it again comes down, it emits a certain photon of a wavelength and releases energy। ओके, तो क्या कह रहा है, whenever an electron absorb energy from photon, it gets excited and reaches to higher level पे पहुंच जाता है, and when it again comes down या fall down, it emits a certain photon of a wavelength and releases energy। ठीक है, और ये जो एनर्जी रिलीज होगी, ये जो एनर्जी डिफरेंस होगा, एंड द एनर्जी गैप will be equal to the energy difference between two shells or two energy shells। ये जो आपका एनर्जी गैप होगा, ये किसके इक्वल होगा, एनर्जी डिफरेंस के इक्वल होगा बिटवीन टू एनर्जी शेल। मतलब आपका फोर्थ से सेकंड में आ रहा है या फोर्थ से मान लो 1 में आ रहा है, तो E1 माइनस E4, 4 से 3 में आ रहा है तो E3 माइनस E4। ठीक है ना, उसके बराबर होगा। ये आपका 6 पोस्टुलेट या पॉइंट था आपका बोर्स एटॉमिक मॉडल का। ठीक है ना, तो इस तरह से उसने कुछ पोस्टुलेट्स दिए, पॉइंट दिए। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे आपके इन जो 6 पॉइंट है उसमें आपको केवल और केवल 2 चीज़ें ध्यान में रखनी। ठीक है, एक तो MVR = NH/2π, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और दूसरी जो आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है वो होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के इक्वल, मतलब mv²/r = kZe²/r। ठीक है ना, ये 2 चीज़ें आपको याद रखनी है फॉर्मूले में। बाकी एज सच आप देखिए, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आपको 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट फॉर्मूले वो आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे आगे वाली जो कैलकुलेशन है वहाँ पे काम में आएंगे, जहाँ हम रेडियस, वेलोसिटी और एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे। एक बार आप इसे नोट कीजिए, फिर हम रेडियस कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसी शेल की, जो हमने शेल बनाए थे उन शेल की रेडियस कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है ना, वो हम चेक करते हैं। एक बार आप इसे नोट कीजिए। ओके, तो आई होप ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। ठीक है ना,
अब हम फाइंड आउट करेंगे रेडियस कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है ना। जो आपके शेल्स हैं उनकी रेडियस कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। उससे पहले मैं आपको कुछ ग्राफ्स प्लॉट करना सिखा देता हूँ, क्योंकि क्या है, ये हमारा क्या सेकंड चैप्टर है, ठीक है ना। तो हो सकता है आपने मैथ्स में अभी तक पढ़े नहीं हो, ठीक है ना। वैसे मैथ्स का पार्ट होता है ग्राफ, लेकिन इस चैप्टर में हमारे ग्राफ्स प्लॉट करना काम में आता है, ठीक है ना। तो एक बार मैं आपको ग्राफ का ओवरव्यू दे देता हूँ कि ग्राफ कितने टाइप्स के होते हैं और कैसे कैसे बनते हैं, ठीक है ना। तो आप हेडिंग डाल के लिख सकते हो टाइप्स ऑफ ग्राफ, ठीक है ना। वैसे ये आप मैथ्स में पढ़ोगे आप, ठीक है ना। स्ट्रेट लाइन करके एक आपका चैप्टर होगा, ठीक है ना, उसमें आप ये सब ग्राफ पढ़ोगे, लेकिन फिर भी अभी नहीं पढ़ा होगा तो आपको हो सकता है दिक्कत आए, इसलिए मैं आपको ग्राफ समझा देता हूँ, ठीक है ना। अगर हम फर्स्ट टाइप का ग्राफ की बात करें, एक होता है y इक्वल टू एम एक्स टाइप का ग्राफ, ठीक है ना। y इक्वल टू एम एक्स टाइप का जो ग्राफ होता है वो आपका होता है, ये y आपका, ये x एक्सिस पे x, ठीक है। ये जो ग्राफ होता है आपका ओरिजिन से स्टार्ट होता है। अगर x की वैल्यू में 0 पुट कर देता हूँ तो y की वैल्यू भी 0 आएगी। तो ये आपका ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होता है और एक स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है। सेकंड ग्राफ अगर हम बात करें, ये होता है आपका y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप का। ये भी आपका एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होता है, ठीक है ना। देखिए अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट कर देता हूँ तो y की वैल्यू क्या आएगी, c। मतलब ये ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा, कहीं ऊपर से स्टार्ट होगा, ठीक है, यहाँ से c से, और होगा कैसा आपका स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और इसकी जो स्लोप होगी आपकी, ये जो स्लोप होगी वो किसके इक्वल होगी, m के इक्वल, और m को क्या बोलते हैं हम, tan थीटा, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। सेकंड ये आपका हो गया। थर्ड अगर हम बात करें y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी टाइप का ग्राफ हो आपका, इसमें क्या होगा आपका ग्राफ, वही आपका स्ट्रेट लाइन बनेगा y और x के बीच में, ठीक है। अब देखिए c, अगर मैं x की वैल्यू 0 रख देता हूँ, ठीक है, तो y की वैल्यू आएगी c। मतलब ये कहाँ से स्टार्ट होगा, मतलब आपका पॉजिटिव ही है, कहीं ना कहीं ऊपर से स्टार्ट होगा इस c से। लेकिन माइनस एम एक्स से मतलब इसका स्लोप क्या है, नीचे की तरफ होगा। क्यों, क्योंकि आपका एम एक्स मतलब स्लोप क्या था, पॉजिटिव, तो ऊपर की तरफ था। एम एक्स है आपका माइनस, तो आपका ये जो स्लोप होगा वो नेगेटिव होगा, ठीक है ना। तो आपका ग्राफ क्या आएगा, डाउनवर्ड की तरफ आएगा, ठीक है। फोर्थ अगर आप देखो y इक्वल टू एम एक्स माइनस सी में, ठीक है, इसमें क्या होगा आपका, ये आपका y, ये आपका x एक्सिस, ठीक है। अगर मैं x की वैल्यू 0 रख देता हूँ तो y की वैल्यू माइनस सी, y की वैल्यू ऊपर तो प्लस होती है, नीचे मतलब कहीं ना कहीं नीचे कट करेगा, नीचे यहाँ पे कट गया समझ लो, ये आपका c, ठीक है। पॉजिटिव आपका स्लोप का वाला होगा, मतलब स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। तो ये आपका स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ हो गया, क्लियर। फिफ्थ ग्राफ जो हमारे काम आते हैं, ये वो ग्राफ है जो हमारे केमिस्ट्री में काम आते हैं, ठीक है ना। फिफ्थ अगर हम बात करें y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, के क्या है, कोई भी कांस्टेंट है, ठीक है। अगर इसका आपको ग्राफ प्लॉट करना है, ये आपका y और ये आपका x, तो अब x की आप कुछ भी वैल्यू रखो, y की वैल्यू क्या आएगी, हमेशा पॉजिटिव आएगी, क्योंकि x की वैल्यू नेगेटिव भी रखोगे तो उसका स्क्वायर है तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो y की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। और ये आपका पैराबोला, इसको हम बोलते हैं ओपनिंग पैराबोला, ओपनिंग पैराबोला टाइप का, ठीक है ना। अपवर्ड ओपनिंग है ये, तो अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला इसको हम बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम ग्राफ प्लॉट करें y इक्वल टू माइनस के एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, तो आपका जो ग्राफ होगा ये लगभग इस टाइप का होगा, ये y और ये x। अब x की वैल्यू आप कुछ भी रख दो, y की वैल्यू क्या आएगी, हमेशा नेगेटिव ही आएगी। मतलब ये जो ग्राफ आएगा आपका, ये किस टाइप में आएगा आपका, नेगेटिव टाइप में, मतलब ये इस टाइप का ग्राफ होगा। इसे हम क्या बोलते हैं, आपका डाउनवर्ड, क्या बोलेंगे हम, डाउनवर्ड ओपनिंग, ठीक है ना। ये क्या होगा आपका, डाउनवर्ड ओपनिंग होगा पैराबोला, ठीक है, इसी साइज का होगा। इसके अलावा एक और ग्राफ होता है, ये होता है, मान लो आपको y और x में ग्राफ प्लॉट करना है, y इक्वल टू x में, ठीक है ना, y इक्वल टू के एक्स मान लो, ये आपको ग्राफ प्लॉट करना है। एंड जो आपका y है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, x के। y क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है x के। अगर स्ट्रेट, अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है y इक्वल टू डायरेक्ट प्लस, जैसे y इक्वल टू होता है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, तो आपका ग्राफ हो जाता है इस टाइप का, y इक्वल टू एम एक्स टाइप का। लेकिन यहाँ पे क्या है, y क्या है आपका
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स है, तो आपका जो ग्राफ आएगा ये वाई और ये एक्स में, तो ये इस तरह का हाइपरबोला टाइप का आएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, ये आपको ध्यान रखने हैं। ये तो ये 7 टाइप के आपके ग्राफ होते हैं। ये y इक्वल टू एम एक्स स्ट्रेट लाइन, प्लस सी है तो पॉजिटिव इंटरसेप्ट, माइनस है आपकी स्लोप तो डाउनवर्ड, माइनस सी मतलब नेगेटिव इंटरसेप्ट है तो नीचे से स्टार्ट होगा स्ट्रेट लाइन, y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर टाइप का है तो आपका ओपनिंग पैराबोला टाइप का होगा। ये होगा आपका माइनस के एक्स स्क्वायर है तो डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला, और ये होगा आपका लास्ट में रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि समझ में आया नहीं आया, मैथ्स में पढ़ोगे आप, कोई चिंता नहीं है। बट फिर भी आपको मैंने बता दिए ग्राफ के क्या क्या टाइप्स होते हैं। ठीक है ना, ये आपको ध्यान होने चाहिए। ठीक है, आपको ग्राफ प्लॉट करने आने चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो आपको ये सीखना है। ठीक है, एक बार आप इन्हें नोट के लिए, और फिर हम पढ़ते हैं रेडियस के बारे में कि कैसे हम रेडियस को फाइंड आउट करते हैं। ओके, देखिए अब हम पढ़ते हैं रेडियस के बारे में कि हम रेडियस कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, देखिए रेडियस ऑफ, हेडिंग डालिए आप, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, ऑर्बिट। ठीक है, जो आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ nth ऑर्बिट है, उसको, उसकी रेडियस को हम कैसे फाइंड आउट करें। ठीक है, बोर मॉडल में आपको 2 फॉर्मूले याद रखने थे, मैंने आपको बताया था। एक तो होता है एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। ठीक है, एक तो ये फॉर्मूला है। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला याद रखना है आपको, एम वी स्क्वायर अपॉन आर इक्वल टू के जे डी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे आर स्क्वायर होता है। ठीक है, अगर आपको पहले आर लिखा हो तो आपको आर स्क्वायर करना है उसको। ठीक है ना, के जे डी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर होता है। के आपका होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। के क्या होता है आपका, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। ठीक है, जिसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या बोलते हैं इसको, एप्सिलॉन नॉट मीन्स परमिएबिलिटी ऑफ स्पेस। क्या बोलेंगे हम इसको, परमिएबिलिटी ऑफ स्पेस। ठीक है ना, याद नहीं रखना है, पर देख लिया, नाम सुन लिया ना, भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, काम नहीं आएगा अपने। ठीक है, आपको क्या याद रखना है, के जे डी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, और एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। ये आपकी 2 इक्वेशन है। ठीक है, आपको क्या फाइंड आउट करनी है, रेडियस। ठीक है, तो क्या करो, यहाँ से वेलोसिटी की वैल्यू उठाओ और वेलोसिटी की वैल्यू रख दो यहाँ पे, ताकि आपका वी का जो टर्म है वो कैंसिल हो जाए। ठीक है, यहाँ से वेलोसिटी की वैल्यू निकालो या फिर यहाँ से निकाल के इसमें डालो, दोनों बात एक ही है। अगर मैं यहाँ से निकालता हूँ वेलोसिटी की वैल्यू और इसमें वैल्यू पुट करता हूँ, वी इक्वल टू आपके पास होता है एन एच अपॉन 2 पाई और नीचे आएगा एम आर। तो यहाँ से अगर मैं वी की वैल्यू फाइंड आउट करके इसमें डालता हूँ तो एम बाई आर, वी की वैल्यू क्या होगी, वी का स्क्वायर है, तो वी की वैल्यू क्या है यहाँ पे, एन एच अपॉन 2 पाई इंटू एम आर। ये तो वी की वैल्यू है। ठीक है, यहाँ से निकाली मैंने, और यहाँ पे क्या है, स्क्वायर, तो ये आपका स्क्वायर, एम बाई आर मैंने बाहर ले लिया, वी स्क्वायर, ये वी स्क्वायर। ठीक है, क्लियर। ये किसके इक्वल है आपके, के जे डी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर के। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं। देखो हो सकता है लेंदी हो, याद नहीं रखना है। ठीक है ना, आपको फाइनल फॉर्मूला याद रखना है, वो बिल्कुल इजी है। ठीक है, एम बाई आर। ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई करें, ये होगा एन एच का स्क्वायर, ये होगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर एम। ठीक है, डिवाइड बाई 4 पाई स्क्वायर, यहाँ से 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर, और ये एक आर इंटू आर। ये किसके इक्वल है आपका, के जे डी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए कुछ कैंसिल होता है, बिल्कुल होता है। आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर से जाएगा आपका ये आर स्क्वायर। ठीक है, ये एम स्क्वायर है नीचे और ऊपर एक एम है, तो यहाँ से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, नीचे केवल एक एम बचेगा। ठीक है, और क्या बचा, के जेड ई स्क्वायर एन एच अपॉन 4 पाई एम, और कुछ कैंसिल होने वाला नहीं है। आपको निकालनी है वैल्यू आर की, तो आर को इधर ले आइए। आर की वैल्यू क्या होगी आपकी, एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ये आपका एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई स्क्वायर एम
इंटू के, ये नीचे आएगा के जेड ई स्क्वायर, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई एम के जेड ई स्क्वायर। ये होता है फॉर्मूला आर का। बड़ा है ना, याद नहीं होगा ना, कोई दिक्कत नहीं, मत करो। ये दो फॉर्मूले तो याद है ना, ये तो आपको मैंने बोल दिया याद रखनी है, ये तो आपको याद रखनी है, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, ठीक है। दो चीज़ आपको याद रखनी है, v की वैल्यू निकाल के किसी से भी v की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर दो और डिराइव कर लो, ठीक है ना। 1 मिनट लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा, ठीक है। अब देखिए इसमें अगर हम बात करें, h जो होता है प्लांक कांस्टेंट, ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या होती है फिक्स, 6.6 इंटू 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड, ठीक है, ये कांस्टेंट। 4 कांस्टेंट आपका पाई कांस्टेंट, ठीक है। m क्या होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे हम क्या लेते हैं, मास इलेक्ट्रॉन का, ठीक है ना। कितना होता है फिक्स, 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ठीक है। के होता है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, इसकी भी वैल्यू फिक्स होती है, ये होता है आपकी 9 इंटू 10⁹, तो यहाँ के की वैल्यू होती है आपकी 9 इंटू 10⁹, ठीक है। यहाँ पे सब क्या है आपके, जेड क्या है, जो आपका एटम आपने लिया है वो, और ई की वैल्यू फिक्स होती है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, ठीक है। तो यहाँ पे जिसकी वैल्यू हमें पता नहीं है वो क्या है, केवल एन है और जेड है, बाकी सब क्या है आपके कांस्टेंट। तो हम क्या करते हैं, सब कांस्टेंट की वैल्यू को पुट कर देते हैं एक साथ। तो यहाँ से आपके पास एक फॉर्मूला आता है, किसका, रेडियस ऑफ nth सेल, ठीक है। ये जो फॉर्मूला आता है ये क्या आता है, R इक्वल टू 0.529 n स्क्वायर डिवाइड बाई जेड और एंगस्ट्रॉम में। ये जो फॉर्मूला है, फाइनल फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है, ये तो याद हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं। R इक्वल टू 0.529 n स्क्वायर डिवाइड बाई जेड, एंगस्ट्रॉम में आपकी रेडियस आ जाएगी, ठीक है। अब मान लो हाइड्रोजन के लिए दिया हो, पूछा हो, तो हाइड्रोजन के लिए जेड इक्वल टू 1 हो जाएगा, और अगर फर्स्ट शेल के लिए पूछा है तो n इक्वल टू 1, सेकेंड शेल के लिए पूछा है तो n इक्वल टू 2, थर्ड शेल के लिए पूछा है तो n इक्वल टू 3। हीलियम के लिए पूछा है, हीलियम के सेकंड शेल की रेडियस पूछी है, तो हीलियम के लिए जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2। सेकंड शेल है तो n की वैल्यू 2 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से एक चीज जो हमारे इंपॉर्टेंट होती है ये आती है कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर बाई जेड। ये चीज़ है, ये हमारे इंपॉर्टेंट रहती है, ठीक है, क्योंकि इससे हम क्या है, अलग अलग एटम्स के लिए कंपैरिजन कर सकते हैं रेडियस का। कैसे, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ R1 बाई R2, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू N1 स्क्वायर डिवाइड बाई N2 स्क्वायर इंटू, ये जेड नीचे है तो ऊपर जा जाएगा आपका, नीचे आएगा Z1, ऊपर आएगा Z2, ठीक है। ये इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। आई होप ये आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है ना। R क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर है, ठीक है, n स्क्वायर डिवाइड बाई जेड। मान लो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर होता तो R1 बाई R2 इज इक्वल टू N1 स्क्वायर बाई N2 स्क्वायर, ठीक है। और जेड के क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब R1 अपॉन R2 क्या होगा, Z2 अपॉन Z1, क्या है, Z2 अपॉन Z1, ठीक है। तो जैसे मान लो आपको पूछ लिया जाए यहीं पे, अगर मैं आपको पूछूं एग्जाम्पल, अगर मैं आपको पूछूं कि लिथियम Li2+ की सेकंड शेल की, जो सेकंड शेल है उसकी रेडियस है आपकी R, क्या है R, आपको फाइंड आउट करनी है He+ हीलियम के थर्ड शेल की रेडियस, ये आपको फाइंड आउट करनी है R की टर्म्स में कितनी होगी। तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, देखिए R1 अपॉन R2, R1 मान लिया हमने लिथियम के लिए, तो R1 लिथियम की रेडियस क्या है R, डिवाइड बाई R2 आपको फाइंड आउट करनी है ये R2, दैट विल बी इक्वल टू N1 स्क्वायर बाई N2, N1 स्क्वायर क्या है, लिथियम का जो सेकंड सेल है उसका स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर 4, डिवाइड बाई N2 मतलब हीलियम का थर्ड शेल, मतलब 3 का स्क्वायर मतलब 9, इंटू Z2 क्या है, हीलियम के लिए 2, ठीक है। और उसके बाद Z1 लिथियम का 3। यहाँ से आप R2 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, कैसे, ये आपके पास क्या आएगा R बाई R2, दैट विल बी इक्वल टू 8/27। तो यहाँ से R2 की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 27/8R। तो इसमें आपने क्या किया, दूसरे एटम की रेडियस किसी और एटम की रेडियस के टर्म्स में कैलकुलेट कर ली, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा अब हम देखेंगे इसके ग्राफ
कि ग्राफ कैसे प्लॉट कर सकते हैं। यहाँ पे हम रेडियस और ये जो टर्म है n²/z इसके लिए अलग अलग ग्राफ प्लॉट करेंगे। आई होप आप लोगों को पिछले वाले ग्राफ समझ में आए होंगे, ठीक है ना। तो आप इन ग्राफ को अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है। एक बार आप इसे नोट कीजिए, फिर हम देखते हैं ग्राफ्स, ठीक है। एक बार आप इसे नोट कीजिए। ओके, देखिए अब हम बात करते हैं ग्राफ्स के बारे में, ठीक है, कि ग्राफ्स कितने बनेंगे और उनका नेचर क्या क्या होगा, ठीक है। अपने को केवल और केवल इस टर्म को याद रखनी है, ठीक है। आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n²/z। अगर हम फर्स्ट ग्राफ प्लॉट करें, ठीक है, अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं आपके रेडियस और एन के बीच में एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, एक ग्राफ हम प्लॉट करेंगे रेडियस और n² के बीच में, ठीक है। एक ग्राफ हम प्लॉट करेंगे आपका रेडियस और z के बीच में, और एक ग्राफ हम प्लॉट करेंगे आपकी रेडियस और 1/z के रूप में। वीडियो को पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए, मैंने आपको सिखाया है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। ट्राई किया, देखिए अभी मैं बताता हूँ आपको। अभी हमको किस किस के बीच में ग्राफ खींचना है, रेडियस और एन के बीच में, मतलब आपका जेड क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये किस टाइप का हो गया आपके y, ये तो कांस्टेंट है, y कांस्टेंट आप कोई भी मान लीजिए k इंटू एन, एक्स है, और अपने को किस यहाँ क्या दिया हुआ है n², मतलब y kx² टाइप का इसमें ग्राफ बनेगा। मैंने आपको बताया था कौन सा ग्राफ बनेगा इसमें, पैराबोला टाइप का। क्यों? क्योंकि आप x की वैल्यू कुछ भी रखो, y की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी, तो आपके पास जो ग्राफ बनेगा वो इस टाइप का बनेगा। क्लियर? दूसरा, r और n² के बीच में खींचना है। अब किसके बीच में खींचना है, r और n² के बीच में, मतलब पहले ही n² ले लिया यहाँ पे, तो यहाँ जो ग्राफ होगा वो किसके इक्वल होगा, y k, तो आपका z तो कांस्टेंट है तो k, और ये जो टर्म है n², ये क्या है, पूरी z x है, तो y mx टाइप का ग्राफ होगा। ये y mx टाइप का ग्राफ कौन सा होता है, जो ओरिजिन से स्टार्ट होता है आपका स्ट्रेट लाइन, ठीक है। थर्ड, रेडियस और z के बीच में, मतलब यहाँ पे n क्या है, आपका कांस्टेंट है, तो यहाँ जो ग्राफ होगा वो किस टाइप का होगा, आपका y, अभी क्या है, ये कांस्टेंट है ऊपर वाला टर्म, तो ऊपर कांस्टेंट डिवाइड बाय z के बीच में खींचना है, मतलब y/k/x के बीच में, ये आपका ग्राफ हुआ y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x वाला। कौन सा हुआ आपका, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। फोर्थ, Rn और 1/z, किसके बीच में, Rn और 1/z के बीच में, ठीक है। देखिए अभी ऊपर वाला कांस्टेंट, तो Rn = k, यहाँ पे z नहीं लिया है, 1/z लिया है, तो 1/z को, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, n² × 1/z लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो Rn या n तो क्या आपका कांस्टेंट है, और 1/z यहाँ पे क्या है, x, तो वापस आपका जो ग्राफ आएगा y mx टाइप का आएगा, एकदम स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो ये चीज़ है, आपको ग्राफ निकालने आने चाहिए, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये, ठीक है। नहीं आया है तो एक बार फिर से दोबारा ग्राफ को देखिए और उनको बनाइए, ठीक है, ट्राई कीजिए, और उसके बाद दोबारा से प्लॉट करने की कोशिश कीजिए, आप आई एम श्योर आपसे होंगे ज़रूर, ठीक है। तो आज के लेक्चर को हम यही फिनिश करेंगे। आज हमने बोर्ड्स के जो आपकी थ्योरीज थी, उसके जो पोस्टुलेट्स थे वो हमने देखे। उसमें केवल दो ही चीज़ें आपको याद रखनी है, mvr = nh/2π, बिल्कुल करेक्ट। सेकंड, mv²/r, दैट विल बी इक्वल टू kz²/r², बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। दो चीज़ें आपको याद रखनी है। तीसरी चीज़ है, आपको रेडियस का फॉर्मूला याद रखना है, बड़ा वाला नहीं, छोटा वाला। बड़ा वाला याद रखो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उन दो इक्वेशन से आप तुरंत डिराइव भी कर सकते हो, ठीक है ना, तो कोई लोड नहीं लेना उसका। छोटा फॉर्मूला याद रखना है, Rn = 0.529 × n²/z, ये आप जो आपकी रेडियस आएगी वो आएगी आपके एंगस्ट्रॉम में, ठीक है। अगर आप हाइड्रोजन के लिए लिखो तो z = 1, और फर्स्ट शेल के लिए लिखो तो n = 1,
तो जो आपकी रेडियस आएगी आर वो आएगी 0.529 एंगस्ट्रॉम। इसे हम बोर रेडियस भी बोलते हैं, क्या, बोहर रेडियस, ठीक है ना, क्योंकि ये हाइड्रोजन के लिए निकली है, ठीक है ना। और ये जो मॉडल है आपका ये केवल हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए एप्लीकेबल होता है, ठीक है। तो उसे हम बोर्स रेडियस भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने ग्राफ प्लॉट किए रेडियस और एन स्क्वायर और जेड के टर्म्स में, ठीक है। तो आज के लेक्चर को यहीं फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर जहाँ हम वेलोसिटी और एनर्जी और इससे रिलेटेड और भी कुछ टर्म्स है उनके फॉर्मूले डिराइव करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू।